नमस्कार, मेरा नाम विकास प्रकाश सिंह है। मैं 2019 बैच का आईआरएस कस्टम्स ऑफिसर हूँ। मैंने 2018 में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर किया था 547th रैंक से। तो अभी आज मैं इस वीडियो में आपको अपने ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा कि क्या मैंने किया और क्या हेल्पफुल रहा मेरे लिए। तो बेसिकली ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। उससे पहले मैं 2 इंटरव्यू ज्योग्राफी से दे चुका था। पर ऑप्शनल जब मैंने स्विच किया एंथ्रो में, तो एंथ्रो में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था जब मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं एंथ्रो में बताऊँगा कि 3 साढ़े 3 महीने के समय में मैंने क्या ऐसा किया, जो मेरे को बेनिफिशियल रहा और जिससे मैं सफलता पाने में समर्थ रहा। तो ऑप्शनल के पहले तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शनल में सिलेबस बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। एक तो पेपर 1, जैसा कि आपको पता ही है 2 पेपर होते हैं हर ऑप्शनल में, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में बेसिकली मेन जो पार्ट्स हैं उसको आप बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि सोशियोलॉजी से मिलता-जुलता है। दूसरा हो गया बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें थोड़ी बहुत बायोलॉजी और जेनेटिक्स और इस टाइप के टॉपिक्स आ जाते हैं, जो थोड़ा साइंटिफिक है। तीसरा हो गया आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि थोड़ा बहुत हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री जैसा है। और चौथा हो गया थ्योरीज का पार्ट। और थ्योरीज का पार्ट भी आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सोशियोलॉजी से ओवरलैप करती हैं। तो अब दूसरा जो है पेपर 2, जिसमें बेसिकली इंडियन एंथ्रोपोलॉजी कवर होती है, उसमें भी आप रफली 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हो गया इंडियन सोसाइटी, जिसमें आ जाती है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं जिसको। दूसरा आ जाता है ट्राइबल सोसाइटी आ जाती है इंडिया की। और तीसरा पार्ट फिर अगेन ये आर्कियोलॉजी आ जाती है इंडियन पर्सपेक्टिव से, बेसिकली जिसमें आ जाता है आपका पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक, कॉपर ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। अब जो है बुक लिस्ट एक बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। शुरुआत तो ऐसे करनी है आपको तैयारी की कि पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑप्शन लेना क्या है। उसके लिए अब मेरे साथ तो यही हुआ कि मैंने लोगों ने बोला कि इंटरेस्ट पे ऑप्शनल चूज़ करो, और इंटरेस्ट के बेसिस पे मैंने ऑप्शनल, मुझे क्योंकि घूमना-फिरना पसंद था तो मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज़ किया। पर कुछ टाइम पढ़ा भी और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आया, थोड़ा साइंटिफिक भी लगा सब्जेक्ट। पर 2 बार इंटरव्यू देने के बाद भी ये देखा कि ऑप्शनल की वजह से ही मैं रह जा रहा हूँ और ऑप्शनल में ही मेरे नंबर काफ़ी कम आ रहे हैं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ इंटरेस्ट एक फैक्टर नहीं है शायद, और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑप्शनल शायद चूज़ करने में मैंने कुछ गलती कर दी है। तो मैंने बहुत लोगों से बातचीत की और बहुत थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया। यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट शायद एक आती है जिसमें सक्सेस रेट होता है ऑप्शनल का, वो भी देखा मैंने और भी चीज़ें देखी। फिर मुझे फाइनली मैंने ज़ीरो इन किया एंथ्रोपोलॉजी पे, क्योंकि पहला तो ये था कि ये मिक्स था ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के। साइंस का सब्जेक्ट मैंने इसलिए नहीं चूज़ नहीं किया क्योंकि लोग बोलते थे कि बहुत टाइम लगता है तैयारी करने में, और करीब 7-8 महीने लगते हैं आपको फर्स्ट रीडिंग में ही, और काफ़ी हार्ड वर्क लगता है, और मतलब सर्टेनिटी नहीं है, 0 और 1 टाइप का गेम है उसमें। और मैं साइंस, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे छोड़े हुए, पीजीडीएम मैंने किया, मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो इसलिए मैं साइंस ऑप्शनल में बहुत कंफर्टेबल नहीं था। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि ये आधा इसका साइंटिफिक पोर्शन भी है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की अगर आप बात करें, आधा पोर्शन इसका ह्यूमैनिटीज़ से है। सिलेबस छोटा है कंपैरेटिवली अदर ऑप्शनल से, और स्टडी मटेरियल भी मोर और लेस मिल जा रहा था, और स्कोरिंग भी था। सक्सेस रेट जो मैंने देखा यूपीएससी में, तो वो भी काफ़ी ठीक-ठाक था। तो उस हिसाब से मैंने ये चूज़ किया, और हालाँकि टाइम मेरे पास नहीं था ज़्यादा, मैंने प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल की तैयारी शुरू की थी। पर लकीली तैयारी ठीक-ठाक हो गई और सिलेक्शन भी हो गया मेरा उस साल। तो उसमें बुक लिस्ट मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि बुक लिस्ट क्या आप चूज़ करें अगर आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं तो। तो बुक लिस्ट में पहले तो पेपर 1 की बात करता हूँ मैं। पेपर 1 में सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एक टॉपिक है जो कि सोशियोलॉजी से काफ़ी क्लोज़ है। तो उसमें मैंने जो है वैद सर की एक बुक आती है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, बहुत ईज़िली आप पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी क्रिस्प और वेल ईज़ी टू अंडरस्टैंड है वो बुक। तो उसमें उससे मैंने बेस एक बनाया अपना। उसके अलावा एग्ज़ाम्पल्स उसमें ये है कि एग्ज़ाम्पल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा कोट करें, तो वो बेटर रहता है। तो उसको एक बेस बना के फिर मैंने ब्रेनट्री के नोट से कुछ टॉपिक्स ऐड किए, जो टॉपिक्स सिलेबस में थे और इसमें कवर नहीं हो रहे थे। और मैंने और इधर-उधर से सोर्सेज़ से और कई लोगों के नोट्स से फिर वो जो एग्ज़ाम्पल्स थे वो लिए, और थोड़े बहुत नोट्स लेके और एक खुद अपना एक नोट्स बनाए। तो वो एक तरीका मैंने यूज़ किया। उसके अलावा एम्बर एंड एम्बर मैंने सुना है अब
काफ़ी लोग उसको रेफ़र कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी बुक है। और अब क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं, तो और कहीं से भी पूछ सकते हैं थ्रू द सिलेबस, तो एम्बर एम्बर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट आप एग्ज़ाम्पल्स के लिए और कुछ बेसिक कांसेप्ट्स के लिए तो उसको रेफ़र कर ही लें, स्पेशली सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। फिर जो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो आ जाता है, उसमें भी कई सारे टॉपिक्स हैं, कुछ बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, कुछ है स्ट्रेट अवे आपको यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर और ये सारी चीज़ें, मिटोसिस मेयोसिस और बायोलॉजी के कंसेप्ट जो हैं, इवन एनसीईआरटी भी आप उसको रेफर कर सकते हैं उसके लिए। और मैंने जो एक एक बुक अगर मैं कहूँ तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पी नाथ की जो थी, वो मैंने रेफर की थी, और उसमें काफ़ी कुछ सिलेबस कवर्ड है और काफ़ी अच्छे फॉर्मेट में दिया हुआ है। और फिर आ जाते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की तरफ। तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। इसमें मैंने जो है सचिन गुप्ता सर के नोट्स रेफ़र किए थे, साथ में अ, भुवनेश पाटिल सर के नोट्स भी रेफ़र किए थे, और ब्रेन ट्री के नोट्स भी इसमें रेफ़र किए थे, और साथ ही साथ आप विकिपीडिया और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और कहीं भी जाके बेसिकली आपको ये करना है कि जो टॉपिक्स हैं, जो मोटे-मोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है, तो उसमें, और पैलियो में भी लोअर, मिडल, अपर है। तो हर सब टॉपिक पे एटलीस्ट 2 से 3 पेज का राइटअप आपके पास होना चाहिए, ताकि 10 मार्कर या 15 मार्कर आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो उसको लिखने में। फिर आ जाता है थेरीज का पार्ट। थेरीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अराउंड 50 टू 60% तो नहीं, माफ कीजिएगा, अराउंड 50 टू 60 मार्क्स हर साल थेरीज से आता है। और थेरीज ऐसी है कि मतलब अगर आप समझ गए तो आप कुछ भी लिख लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा। अगर आप नहीं समझे और सिर्फ मग करके गए हैं तो एग्जाम में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही आते हैं। तो थ्योरीज के लिए वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। एक सोर्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एलबामा वेबसाइट जो है, उस पे काफ़ी थ्योरीज काफ़ी अच्छे से कवर्ड है, तो वो एक आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा फिर अगेन सचिन सर के नोट्स हैं, भुवनेश पाटिल सर के नोट्स हैं, वो भी अच्छे हैं। और आप इन जनरल भी गूगल करके और इग्नू के मटेरियल से भी देख के, इग्नू का मटेरियल भी आप ऐसा मटेरियल है कि उसको आप रेफर कर सकते हैं, इग्नू और ब्रेनट्री, कि अगर आप कोई टॉपिक पे नोट्स ढूंढ रहे हैं और जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, उसको एक नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने पास रख सकते हैं। और फिर आ जाता है फिर थोड़े बहुत जो है इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी और ये सब टॉपिक्स हैं, ये अगेन ब्रेनट्री में अच्छे से कवर्ड है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। इवन इग्नू के स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर आ जाते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में बेसिकली 3 पार्ट है रफली, जैसा कि मैंने बताया। एक तो है कि आपका इंडियन एंथ्रोपोलॉजी है, फिर ट्राइबल इंडिया है, और फिर आर्कियोलॉजी है, इंडियन आर्कियोलॉजी बेसिकली। तो आर्कियोलॉजी में तो जो आपने पेपर 1 के लिए तैयार किया है वही आपका बेस होगा। उसमें बस आपको इंडियन पर्सपेक्टिव से टाइमलाइन जो है वो थोड़ी चेंज कर देनी है। जो लोकेशंस है, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है उन पीरियड्स की, वो चेंज कर देनी है। और साथ ही साथ आपको जो है इंडियन पर्सपेक्टिव से जो इंडियन जिन्होंने वो प्लेसेस को ढूंढा है, जैसे कि एक मुझे याद नहीं आ रहा है, एक एक्सपेडिशन था बहुत फेमस, जिसमें काफ़ी प्लेसेस, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के प्लेसेस नॉर्थ इंडिया में मिले थे। तो उस तरह की चीज़ें, किसने, कोई अगर प्लेस आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की तो उसको किसने डिस्कवर किया था, उसको किसने एक्सकेवेट किया, तो वो सब चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। और वो लिखेंगे तो थोड़ा एक ब्रॉड व्यू आएगा आपके आंसर्स में। और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए अगेन नदीम हसनैन जी की बुक है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी नाम से। वो तो आपको मतलब पढ़नी ही पढ़नी है, वो तो आपका बेस है, और वो उससे और बहुत कंसाइज है, और पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा उस पोर्शन का। उसके बाद नदीम हसनैन जी की अगेन बुक है ट्राइबल इंडिया। वो पढ़ेंगे तो ट्राइबल इंडिया का पार्ट आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। पर साथ ही साथ मैं कहूँगा, क्योंकि 10 मार्कर्स में कई बार ऐसा होता है कि इंडिया के किसी पार्ट से या कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस पार्ट का मतलब सिग्निफिकेंस बताएं, या मतलब ट्राइबल्स के एस्पेक्ट से बताएं। तो उसके लिए ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना करंट अफेयर्स में कवर कर सकें, और जितना न्यूज़ में जो आता है, न्यूज़ में कोई अगर टर्म आ गया है, किसी एरिया की बात हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो आप पढ़ते रहें, उससे अपडेटेड रहें। इसके अलावा पेपर 2 के लिए मैं कहूँगा एक खाका कमेटी की रिपोर्ट आई थी ट्राइबल डेवलपमेंट के ऊपर, तो उसको पढ़ें, उसमें काफ़ी कुछ अच्छे से कवर्ड है, स्पेशली जो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल एरियाज़ का है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे से कवर्ड हैं। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एनुअल रिपोर्ट आती है,
तो हालाँकि मेरे को समय नहीं मिला था, तो मैंने तो नहीं देखा था, पर लोग बताते हैं कि उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है उससे, तो उसको भी आप एक बार एटलीस्ट एक रिपोर्ट तो पढ़ ही लें, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या-क्या कवर हो रहा है और क्या-क्या ये हमारे काम का है इसमें। और पेपर 2 में स्पेशली मैं कहूँगा कि जो केस स्टडीज़ हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो केस स्टडीज़ पे आप फ़ोकस करें, केस स्टडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। कोई भी अगर टॉपिक आता है, तो एक केस स्टडी तो मान के चलिए कि आपको डालना ही डालना है। 20 मार्कर है, तो मान के चलिए 2 से 3 केस स्टडीज़ तो आपको डालनी ही डालनी है। बिना केस स्टडीज़ के आंसर जो है आपका मतलब जीएस टाइप का लगने लगेगा, तो उससे जो है फिर आपको मार्क्स मिलने में थोड़ी कठिनाई होगी। आंसर राइटिंग के लिए मैंने तो, हालाँकि मुझे इतना समय मिला नहीं, तो मैं कर नहीं पाया, पर मैं बोलूँगा कि बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करे एग्ज़ाम में ना जाएँ, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती है। आपको लगता है कि टॉपिक आता है, आपको आपने कवर किया है, सब कुछ किया है, पर आपको एग्ज़ाम टाइम में फिर समझ में आएगा कि यार, या तो टाइम कम पड़ रहा है, या फिर आप अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हैं आंसर, और या फिर कंटेंट ज़्यादा हो गया, स्पेस कम हो रही है। मेरे साथ ये भी हुआ था सिचुएशन, और ये भी हुआ था कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसको फ्रेम कैसे करूँ और आगे कैसे बढ़ूँ इस आंसर में। तो इसलिए आंसर राइटिंग तो मैं कहूँगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करके जा सकें जाएँ। टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं तो टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें, अदरवाइज़ इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं 20 साल, 30 साल के, तो कोई पेपर एक हटाएँ, लेटेस्ट कोई एक पेपर उठा लें, पिछले साल का, उससे पिछले साल का पेपर उठा लें, और उसको विदिन टाइम फ्रेम सॉल्व करें, और तुरंत ना इवैल्यूएट करें। मैं ये कहूँगा 1 दिन या 2 दिन बाद इवैल्यूएट करें, ताकि आप बिल्कुल ओपन माइंड से उसको असेस कर सकें, और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि कहाँ पे मतलब क्या कमी रह गई, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कौन-सा पार्ट जो है आपका सही जा रहा है। और स्पेशली टाइम मैनेजमेंट का भी उससे पता लगेगा कि जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि काफ़ी पेपर, मेरा पेपर 1 में छूट गया था, क्योंकि मैंने सीधा एग्ज़ाम में लिखा था। तो मैं 15-20 मार्कर पे, 10 मार्कर में मैंने इतना टाइम लगा दिया कि 15 मार्कर, 20 मार्कर मेरे 2-3 छूट गए। उससे मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये चीज़ मैंने पेपर 2 में सही करी। पेपर 2 में मैंने 15 और 20 मार्कर पे ज़्यादा फ़ोकस किया, क्योंकि 10 मार्कर ऐसे होते हैं कि 1 पेज लिखना होता है, तो आप लास्ट में भी तुरंत फ्रेम करके लिख सकते हैं। तो मैंने 10 मार्कर्स को लास्ट में शिफ्ट कर दिया था। तो उससे थोड़ा बेनिफिट ये हुआ कि मेरा कम से कम पेपर 2 में पेपर पूरा कंप्लीट हो गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है मैं कहूँगा, क्योंकि वही बेस होता है। वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो दरवाज़ा होते हैं जिससे आप यूपीएससी के दिमाग के अंदर झाँक सकते हैं कि वो क्या सोचता है, क्या फ्रेम करता है क्वेश्चन, और क्या चाहता है आपसे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप देख ही लीजिए। स्पेशली एंथ्रो में तो मैंने देखा है, ट्रेंड रहा है कि लोग नोट्स भी जो है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हालाँकि अब मुझे लगता है कि थोड़ा समय बदल गया है, तो आप टॉपिक वाइज़ और सब टॉपिक वाइज़ नोट्स बनाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट हाँ, ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एक भी, कम से कम 20-25 साल के क्वेश्चन तो एक भी ऐसा ना हो, जो आपके नोट्स से कवर ना हो रहा हो। तो उसके अलावा फिर ये है कि नया कुछ का स्कोप कम ही रह जाएगा, तो एटलीस्ट एग्ज़ॉस्टिव हो जाएगी आपकी तैयारी। और एनालाइज़ करने की ज़रूरत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि उससे ही पता लगता है कि कौन से पोर्शन का वेटेज ज़्यादा है, कौन सी थ्योरीज़ ज़्यादा पूछ रहे हैं, कौन से कम पूछ रहे हैं, और कोई पार्ट पूछ रहे हैं तो 10 मार्कर में ज़्यादा पूछ रहे हैं, 20 में ज़्यादा पूछ रहे हैं, 15 में ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो एनालाइज़ ज़रूर करें, और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि टॉपिक वाइज़ कन्वर्ट कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं, या हो सकता है नेट पे कहीं मिल भी जाए, और मेरे पास होगा तो मैं भी शेयर कर सकता हूँ, कि लास्ट 25 ईयर के पेपर जो है टॉपिक वाइज़ आप उसको डिवाइड कर लें, ताकि उसको पता लग जाएगा आपको कि ट्रेंड क्या जा रहा है, और कितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किसी क्वेश्चन के पूछने की, कितनी कम। हालाँकि मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वालों पे ही ध्यान दें, और पता कम फ्रीक्वेंसी वालों को सोचें कि अरे पिछले साल आ चुका है तो इस साल नहीं आएगा। ऐसा 1-2 लोगों ने ट्राई किया था, और ऐसा हुआ भी कि क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो वो एक क्वेश्चन भी अगर आपका नुकसान हो गया, तो एक क्वेश्चन तो 1-2 नंबर से तो रैंक बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हो जाती है। तो इसलिए रिस्क बिल्कुल ना लें, एग्ज़ॉस्टिव तैयारी करें। बट ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी एक नज़र रखें कि इसको भी कवर करना है। ऑप्शनल के लिए कोचिंग मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है। अगर कर सकते हैं आप तो अच्छा है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट हैं जो क्लियर हो जाते हैं अच्छे से। पर नहीं भी आप करेंगे तो चल जाएगा, मेरा ये मानना है। मुझे तो ऐसा लगा एटलीस्ट। मैंने क्योंकि क्लासेस पूरी तरह अटेंड नहीं की थी, कम ही की थी, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं भी करें तो आप स चल जाएगा। स्पेशली जैसे थ्योरी वाला पार्ट है, तो वो ऐसा पार्ट है कि हो सकता है कि कोचिंग में भी अगर आप जाएँ, और हो सकता है कोचिंग में भी अच्छे से वो ना पढ़ाएँ आपको। और खुद से अगर आप, कई बार ऐसा है कि खुद से ही पढ़ के आपको ऐसा समझ आ जाएगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट।
तो इसलिए आपके ऊपर है कि आप क्या कैसे करते हैं। और मुझे लगता है कि अब तो मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, 2018 एग्ज़ाम में मैंने क्लियर किया था। तो अभी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे और कई जगह भी मटेरियल आ गया होगा ऐसा ऑनलाइन की, जो कोचिंग के रोल को मुझे लगता है कि कम कर देगा। टेस्ट सीरीज़ की इम्पोर्टेंस मैं बोलूँगा कि टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो। तो टेस्ट सीरीज़ कोशिश करें कि अगर आप नहीं लगा सकते हैं कहीं एक्सटर्नल टेस्ट सीरीज़, तो खुद से करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या मटेरियल, पुराना मटेरियल कोचिंग्स का मिल जाता है मार्केट में, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो वैसे सॉल्व करके कर सकते हैं। साथ में ये कर सकते हैं कि बहुत सारी कोचिंग्स की वेबसाइट पे जो टॉपर्स होते हैं उनकी आंसर शीट्स होती हैं, तो ऑप्शनल की आंसरों की ऑप्शन आंसर शीट ऐसी मिल जाए अगर आपको ऑनलाइन, तो उसको देख के, उसको लेके आप और अपने आंसर लिखने के बाद उससे कंपेयर करके आप पता लगा सकते हैं कि आपने आपने क्या किया और क्या नहीं किया और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तरीका तो बेस्ट तो मुझे लगता है ये भी है कि आप टॉपर की आंसर शीट उठाएँ, उसमें से क्वेश्चन उठा के किनारे कर लें, उसको अटेम्प्ट करें, फिर 1 या 2 दिन बाद फिर टॉपर की आंसर शीट लेके बैठें और फिर अपने आंसर पढ़ें। फिर आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कमी हो रही है और कहाँ पे आपका सही चल रहा है और कहाँ पे हो सकता है कि आप टॉपर से भी अच्छा लिख रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप ही अगले साल के टॉपर हो। तो ऑप्शनल के लिए डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? तो घंटे तो मैं बिलीव करता नहीं हूँ घंटों में, तो मैं तो कुछ ऐसे स्पेसिफिकली बोलूँगा नहीं कि घंटे कितने होने चाहिए। पर ये ज़रूर कहूँगा कि बैलेंस करके रखें, ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल कर रहे हैं तो ऑप्शनल ही ऑप्शनल कर रहे हैं और जीएस कर रहे हैं तो जीएस ही जीएस कर रहे हैं। हाँ, प्रीलिम्स के 1 डेढ़ महीने, 2 महीने पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ़ सिर्फ़ प्रीलिम्स का ही पढ़ें, ऑप्शनल अवॉइड ही करें। बट बाकी टाइम मैं कहूँगा कि आप इक्वल वेटेज दें और ऑप्शनल को भी मतलब इक्वल इम्पोर्टेंस दें। हालाँकि एंथ्रो का सिलेबस थोड़ा छोटा है, तो समय थोड़ा-सा कम लगेगा, कह सकता हूँ मैं। पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें और सिर्फ़ और सिर्फ़ जीएस ही पढ़ें या सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑप्शनल पढ़ने लगें और जीएस ही छोड़ दें, बिल्कुल। ऑप्शनल चूज़ करने का तो मैंने जैसा शुरू में ऑलरेडी बता दिया है कि मैंने क्योंकि गलती की थी। ज्योग्राफ़ी हालाँकि ऑप्शनल अच्छा है, बहुत लोग हर साल सेलेक्ट भी होते हैं, अच्छी रैंक भी आती है, अच्छा स्कोर भी आता है 300 प्लस, 310 प्लस। बट मेरे साथ मेरे को समहाउ सूट नहीं किया ऑप्शनल, शायद मतलब मैंने शायद स्टडी मटेरियल सही नहीं लिया या नोट्स अच्छे नहीं बने मेरे या फिर गाइडेंस की कमी रह गई शायद। तो कुछ ना कुछ कमी थी तो मेरे को सूट नहीं किया, तो मैं इसीलिए मैं कहूँगा कि ऑप्शनल जो है आप बहुत ओपन माइंड से चूज़ करें और किसी एक फैक्टर से ना जाएँ और कई लोगों से कोशिश करें, कई लोगों से बात करें, डिस्कस करें और थोड़ा-सा एक को अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा-सा पढ़ें, एक 1-2 बुक्स पढ़ के फिर डिसाइड करें फाइनली कि आपको कौन-सा ऑप्शन चूज़ करना है। क्योंकि ऑप्शनल ऐसी चीज़ है कि एक बार आपने चूज़ कर लिया तो हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन ना हो, तो 2 साल, 3 साल आपको उस ऑप्शन के साथ रहना है। तो इसीलिए ऑप्शनल जो है सही चूज़ नहीं करेंगे आप तो उसको चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑप्शनल के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएँ? टाइम टेबल तो मैं कहूँगा कि पहले तो डिसाइड कर लें आपकी तैयारी आप कब शुरू कर रहे हैं। 1 साल पहले शुरू की जैसे आपने प्रीलिम्स के या 2 साल पहले शुरू कर दी ग्रेजुएशन से ही। तो टाइम जिस जिस हिसाब से आपके पास है उस हिसाब से आप डिवाइड करें। और मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट रीडिंग में कभी फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में कभी नोट्स ना बनाएँ। कम से कम 3 रीडिंग करें, तीसरी रीडिंग में जाके फिर आप नोट्स बनाना शुरू करें। और नोट्स भी बनाएँ तो कई सोर्सेज़ की बजाय एक सोर्स को आप बेस मानें, फिर उसमें वैल्यू एडिशन करें। तो उसको आप बेस मान के उसका कंटेंट आप ले लें, फिर उसमें देखें कि क्या ऐड हो सकता है, क्योंकि कई जगह से एक साथ ही आप करेंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा और हो सकता है कि नोट्स भी आपके बहुत अच्छे ना बने और आप पढ़ते टाइम उसको कन्फ्यूज़ हो जाएँ। ऑप्शनल के लिए नोट्स पढ़ें या नोट्स बनाने चाहिए, अरे! नोट्स तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि बनाने चाहिए अगर आपके पास समय, अगर समय नहीं है तो फिर भी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, पर वही है कि अगर शॉर्टकट यूज़ करेंगे और 1 साल सफलता नहीं मिली, फिर हर साल फिर आपको बीच में, क्योंकि समय कम होता है, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और फिर से प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो बहुत कम समय होता है कि आप कुछ नया कर सकें। तो अगर पहले अटेम्प्ट से पहले ही आप तैयारी अपनी प्रॉपर रखेंगे और ऑप्शनल प्रॉपर्ली नोट्स वोट्स सब तैयार कर लेंगे, तो फिर आपको बाद में दिक्कत कम होगी। इसलिए मैं कहूँगा कि ऑप्शनल के नोट्स बना लें, वो बेटर है। इनफैक्ट मैंने क्या किया था कि मैं और एक क्लासमेट थी, तो हमने दोनों ने मिलके नोट्स बनाए थे। तो हम क्या करते थे कि कुछ जैसे सचिन सर के नोट्स हैं, भुवनेश पाटिल सर के नोट्स हैं, तो जो टॉपिक में हमें उनके नोट्स समझ में आए हमें और जो अच्छा लगा कि ये सही है, तो हमने एज़ इट इज़ उसको कॉपी कर लिया और उसमें फिर वैल्यू एडिशन किया। तो उससे क्या है कि काफ़ी टाइम हमारा बच गया और नोट्स बनाना थोड़ा ईज़ी हो गया। डायरेक्ट अगर बुक से ही यही चीज़ अगर हम कॉपी करते तो हमें काटने-छाँटने में काफ़ी टाइम लग जाता। तो ये एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो।
ऑप्शनल के लिए नोट्स से पढ़ें या टेक्स्ट बुक से, मैं तो कहूँगा कि आप ऑप्शनल नोट्स से ही पढ़ें। टेक्स्ट बुक से आप पढ़ेंगे तो फिर पढ़ तो सकते हैं, पर बहुत पहले तो बहुत समय लगेगा, और दूसरा ये है कि क्योंकि 3-4 दिन का समय होता है जीएस और ऑप्शनल के पेपर के बीच में, मेंस में, तो वो 4-5 दिन में आपको तैयारी करने में, रिवाइज़ करने में बहुत दिक्कत आएगी अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं। ऊपर से बुक से अगर पढ़ रहे हैं तो 4-5 बुक्स हो जाएँगी। तो आप पहले तो खोजने, ढूँढने और पढ़ने में टाइम लगाएँगे। दूसरा ये है कि आप सेंटर पे ले जा नहीं सकते उतनी बुक्स, और ले जाएँगे भी तो वहाँ पढ़ने में और उसको एकत्रित, मतलब एक तरह से कोलेट करने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ऑप्शनल के लिए नोट्स बना के ही फिर आगे की तैयारी शुरू करें। ऑप्शनल का रिवीजन कैसे करना है? ऑप्शनल का रिवीजन एंथ्रो में तो मुझे लगता है कि अगर आप नोट्स प्रॉपर्ली बना लेते हैं हेडिंग के साथ, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं नोट्स से ही लास्ट के 4-5 दिन में भी जल्दी-जल्दी रीडिंग करके कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स टाइप या हेडिंग सब हेडिंग टाइप भी तरीके से आप उसको बना सकते हैं एक शॉर्ट नोट्स, ताकि वो जल्दी-जल्दी रिवाइज़ करने में ईज़ी हो जाए। या ऐसे कुछ पॉइंटर्स टाइप बना सकते हैं जो आप फ़ोन पे या कहीं डाल लें कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं या बाहर कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप फ़ोन से अपना थोड़ा बहुत रिविज़न कर सकते हैं। ऑप्शनल में कौन-सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए? ऑप्शनल में पहली मिस्टेक तो ये नहीं करनी चाहिए कि चूज़ आप कर लें किसी के सजेशन पे आके कि ये अच्छा है, ये स्कोरिंग है, बस ये ले लो। पहले तो बहुत रिसर्च करके चूज़ ही करें, सबसे बड़ी गलती तो वही कर देते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स। तो ऑप्शनल चूज़ करने में पहले तो गलती ना करें आप, और एक बार चूज़ कर लिया आपने तो उसके बाद जो है एग्ज़ॉस्टिवली पहले तो आप उसका एक स्ट्रैटेजी तैयार करें कि आपको कौन-सी बुक रेफ़र करनी है, कौन-सी नहीं रेफ़र करनी है। कई बार ऐसा हुआ कि आप कोई बुक आपने उठा ली, उसको आधा पढ़ा, फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये तो अच्छी बुक नहीं है, फिर आप शिफ्ट किए किसी और बुक पे, तो इससे ये है कि टाइम आपका बहुत वेस्ट होगा। तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एक बुक लिस्ट तैयार करें कि हाँ, मुझे यही करना है और इसी में से नोट्स बनाने हैं। उसके बाद नोट्स बनाना शुरू करें, और एक बार नोट्स एग्ज़ॉस्टिवली आपके बन जाएँ, उसके बाद ही फिर आप अ, आगे की पढ़ाई और याद करना और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वो है शुरू करें। और आंसर राइटिंग जो है वो कभी मिस ना करें, कभी ये गलती ना करें आंसर राइटिंग ना करने की, जो कि मैंने की थी। आंसर राइटिंग करके एग्ज़ाम में जाएँ, अदरवाइज़ फिर आपको नुकसान हो सकता है, और नुकसान नहीं भी होगा तो हो सकता है रिग्रेट हो सकता है कि आपने थोड़ा और लिख दिया होता या थोड़ा कहीं और बेटर आंसर हो गए होते। और 10 मार्कर्स में मेरी स्ट्रैटेजी तो यही थी कि मैं 10 मार्कर्स लास्ट में अटेम्प्ट करता था एग्ज़ाम में। तो वो फर्स्ट पेपर में मेरे को नुकसान हुआ था, तो सेकंड पेपर में मैंने लास्ट में अटेम्प्ट करा, तो मेरे को एटलीस्ट मेरा पेपर पूरा जो है वो खत्म हो गया था। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, पर ये है कि अगर टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है, अगर 10 मार्कर आप लिमिटेड टाइम में कर ले रहे हैं, तो फिर आप 10 मार्कर भी शुरू में अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है, बट आप स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएँ कि आपका पेपर हर बार पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हो कि एक आंसर बहुत अच्छा लिखने के चक्कर में दूसरे आंसर में आपकी कमी रह गई। और 20 मार्कर में स्पेशली ये ध्यान दें, क्योंकि 4 पेजेज़ होते हैं, तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कितना कंटेंट लिखें, कितना ना लिखें, क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो एक बार आप ध्यान रखें जब आप लिख रहे हैं, जैसे दूसरा पेज तक जैसे आप पहुँच रहे हैं, तो याद रखें कि कितने पेजेज़ बचे हैं और कितना मेरे को लिखना है, तो किस पार्ट को कितना वो देना है। मेरे साथ ये मिस्टेक भी थोड़ी हुई कि 2 पार्ट हैं जैसे आंसर के, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने ज़्यादा लिख दिया, करीब ढाई पेज लिख दिया, तो सेकंड पार्ट में कम बचा, या सेकंड पार्ट में मैं लिखता चला गया तो लास्ट में कंक्लूजन के लिए जगह नहीं बची। तो वो गलती ना करें, बैलेंस्ड तरीके से 20 मार्क का अटेम्प्ट करें। और इसके लिए एक ही तरीका है कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा और एक बैलेंस तरीके से आप लिख पाएँगे आंसर। बाकी मेरी तरफ से टिप्स तो ऑलरेडी मैंने दे दी जो टिप्स थी। बाकी यही कहूँगा कि किसी पार्ट को ज़्यादा वेटेज और किसी पार्ट को कम वेटेज देना ये ना करें। ऑप्शनल के अंदर ना करें ये कि ये पार्ट जैसे ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको मैं ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ, इसको कम करता हूँ। सबको बराबर वेटेज दें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगले साल का पेपर में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। और यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और कुछ ना कुछ नया आता ही है। तो इसलिए बार-बार वेटेज ऑप्शनल को दें, और पूरे एग्ज़ाम में भी अगर देखा जाए तो मेंस की अगर बात करें तो हर चीज़ को बराबर वेटेज दें। ऐसे को वेटेज दें, ऐसे बहुत स्कोरिंग है। फिर 4 जीएस के पेपर हैं तो चारों पेपर को वेटेज दें। ये नहीं सोचें कि एथिक्स ज़्यादा स्कोरिंग है तो मैं एथिक्स ही अच्छा कर लेता हूँ, या जीएस 1, 2, 3 में मेरा बेटर हो जाएगा तो मैं उस पे फ़ोकस कर लेता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली 1-1, 2-2 नंबर से बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं।
तो आप बिल्कुल कहीं भी कोताही ना करें तो बेटर होगा। तो एक-एक चीज़ अच्छे से कवर करें और बराबर इक्वल इम्पोर्टेंस दें हर चीज़ को, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपका रिज़ल्ट अच्छा है। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होगा भी तो ठीक है, पर ये है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा कि पता चला कि एक पेपर की वजह से, एक जीएस के पेपर या एक ऑप्शनल के पेपर की वजह से आपका लिस्ट में नाम नहीं रहा है, आपका मेंस नहीं क्लियर हुआ। इसके अलावा प्रीलिम्स पे मैं कहूँगा कि बहुत ध्यान दें। मेरा तो लकीली प्रीलिम्स कभी नहीं रुका, पर बहुत मैंने देखा है कि अच्छे कैंडिडेट से इंटरव्यू के बाद, सिलेक्शन के बाद भी दोबारा अपीयर हो रहे हैं और पता लगा कि प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है। तो प्रीलिम्स को बिल्कुल लाइटली ना लें, कितने भी आपकी तैयारी अच्छी हो, कितने भी आपके टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स आ रहे हों, रिवीजन पे रिवीजन करते रहें, करंट अफेयर्स पे स्पेशली फोकस करें। थोड़ा नॉलेज की थोड़ा वाइड करने की कोशिश करें, न्यूज़पेपर्स और इधर-उधर के आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स ये सब पढ़ के, क्योंकि यूपीएससी अब कोई मतलब सिलेबस से सीमित नहीं रहता है, प्रीलिम्स में स्पेशली, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए बहुत वाइड बेटर होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जब तैयारी आप शुरू कर देंगे उसके बाद तो टाइम कम ही मिलता है कि आप न्यूज़पेपर के अलावा बहुत कुछ पढ़ सकें। बट तैयारी आप नहीं कर रहे हैं और जैसे आप ग्रेजुएशन में ही गए हैं या फ्री टाइम है या ट्रैवल कर रहे हैं, तो इधर-उधर की चीज़ें और कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, क्यूरियोसिटी अपनी बढ़ाएँ। वो कहीं न कहीं आपकी एसए में और जीएस में और स्पेशली और प्रीलिम्स में कहीं न कहीं हेल्पफुल रहता ही है। इसके अलावा यही कहूँगा मैं कि पेपर 1 ऑप्शनल की बात फिर से अगर मैं करूँ तो पेपर 1 में एग्ज़ाम्पल्स और पेपर 2 में केस स्टडीज़, ये जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके आएँगे। और कोशिश करें कि पेपर 2 में कोई थ्योरीज़ या किसी भी थिंकर का या एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम अगर आप डाल सकें आंसर के अंदर, तो वो एक आंसर को थोड़ा एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देगा। अदरवाइज़ अगर पेपर 2 देखें तो पेपर 2 ऐसा आता है कि कोई ठीक-ठाक जीएस पढ़ने वाला एस्पिरेंट भी पेपर 2 सॉल्व कर काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो डिफ़रेंस वहीं आता है कि आप एक एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिखें और वो तभी लिख सकते हैं जब आप केस स्टडीज़ लिखेंगे और जब आप थिंकर्स को कोट करेंगे और एंथ्रोपोलॉजिस्ट को कोट करेंगे। तो मेरी तरफ से यही था। बाकी तैयारी आपको ही करनी है, लड़ाई तो आपको ही लड़नी है। बाकी मैं मेरे जो ज्ञान था एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। होपफुली आप में से बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो आने वाले समय में ऐसे ही कोई वीडियो आप भी बनाएँगे जिसमें आप गाइड करेंगे एस्पिरेंट्स को। तो इसके लिए मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ।